हाँ जी भाइयों बहनों, कैसे हैं सारे आप। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 9 जून और आज आपको एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस के वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, खास करके उन बच्चों को जिन्होंने कल एफर्ट करके अपने आंसर लिखे। अभी भी टेलीग्राम जो हमने ग्रुप बनाया है रिसेंटली एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं। तो अच्छा लगता है। देखिए, एक टीचर के लिए सबसे रिवॉर्डिंग बात यह है जब उसके काम को, उसके कंटेंट को अगर बच्चे अप्रिशिएट करें, उसमें उतना एफर्ट डालें। बिकॉज मैंने आपको कल भी ये बात कही थी और 2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि अब से नो मोर स्पून फीडिंग। एफर्ट आपने भी करना है, हम भी करेंगे। अब ये नहीं कि सिर्फ एक वीडियो देख के आप बोलेंगे जी हमारा करंट अफेयर्स रिवाइज हो चुके हैं, हमारे एडिटोरियल्स रिवाइज हो चुके हैं, वो काम नहीं चलेगा। आप भी एफर्ट करेंगे। तो मैंने आज क्या किया था, सुबह मैंने अराउंड 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के आसपास मैंने ग्रुप में वो आर्टिकल्स लिख दिए थे जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सुबह आपको, जो बच्चे इस ग्रुप में हैं, तो जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस ग्रुप में आना चाहते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे और हमारे ग्रुप को एक्सेस पा सकते हैं आप। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सुबह आप वो एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए और उसके बाद शाम को आके आप वीडियो देख लीजिए और बाद में अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, एक आर्टिकल को पढ़ने में हमने घंटा नहीं लगाना। अगर आज हम 4 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, देखिए अब आपने अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव करना है, आपने अपनी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव करनी है। तो मेरा सजेशन ये है, खास करके जो बच्चे अभी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में है, कि वो अगर 4 एडिटोरियल्स दिन के रेलेवेंट है या 5 एडिटोरियल्स दिन के रेलेवेंट है, तो मेरी उम्मीद है कि आप आधे घंटे से ज्यादा नहीं देंगे उनको पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर में। यहाँ पे आके आप डिस्कशन सुनेंगे और बाद में आप आंसर राइट करेंगे। तो आई सल्यूट, मैं आप सबकी डेडिकेशन को बहुत सल्यूट करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इन। और दोस्तों, आज के जो 4 आर्टिकल्स हैं तो वो आपके सामने हैं। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आईआर से संबंधित, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो रिसेंटली अभी हमको गल्फ रीजन से बैकलैश देखने को मिल रहा है, जो अभी कंट्रोवर्सी चली थी नुपुर शर्मा की, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। फिर बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड, ये आर्टिकल भी हिंदू में आया है, बंपिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे फेक एनकाउंटर कल्चर की बात करी जा रही है। 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट से संबंधित। तो एक तो हमारा आईपीईएफ की हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल आया था, उस दिन वैसे एडिटोरियल डिस्कशन तो नहीं हुई थी, द पेरिल्स और द डीमेरिट्स ऑफ जॉइनिंग द आईपीईएफ, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। तो कुछ इश्यूज जो है यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। और लास्ट जो एडिटोरियल है आज का दोस्तों, ये बिजनेस लाइन में आया है। अभी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है कुछ दिनों में जिनेवा में। तो क्या इश्यूज हैं जो कि WTO मीट पे डोमिनेट करेंगे, वो सब बातें हम करेंगे। और अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना है। आपने इसका कमेंट सेक्शन में, चाहे तो चलो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग का, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक है मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा वीडियो में। आई एम एज्यूमिंग कि बहुत सारे बच्चे आपने से पहली बार देख रहे होंगे वीडियो या नए जुड़े होंगे हमारे साथ, तो वो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। अच्छा, बाकी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि कुछ बच्चों के कल कमेंट आ रहे थे कि सर हमको नोट्स एडिटोरियल से बनाने, तो कैसे बनाए, तो फिर मेरे को लगा कि एक स्लाइड के जरिए मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देता हूं। देखिए, पहले तो रीड करिए एडिटोरियल जो भी आपको ग्रुप में आएंगे सुबह के टाइम पे। कोशिश करूंगा कि 10:30-11 बजे तक आपको वो मैसेज आ जाए कि आप वो एडिटोरियल्स रीड कर सकते हैं। आप वो रीड करके, आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं आपने लगाने उन एडिटोरियल्स को रीड करने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब एक न्यूज़पेपर में 50 आर्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन 50 के 50 रेलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा एक्सपीरियंस है इस करके आपको बता सकते हैं कि रेलेवेंट कौन से हैं कौन से नहीं है। ठीक है, तो रेलेवेंट आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। फिर आइए यहाँ पे शाम को 6 बजे वीडियो को देखिए। ठीक है, वीडियो को देखे बिना आपकी बात नहीं बनने वाली, बिकॉज यहाँ पे मैंने कंटेंट बनाया है ही ऐसा है, बहुत शॉर्ट कंटेंट है, बहुत क्रिस्प कंटेंट है कि आप लिंक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सोचे सर मैं पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तरफ से आंसर लिख लूंगा, तो वेल आई मीन वो आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो सुने बिना आप नहीं उसमें लिंकेजेस कर पाएंगे। तो वीडियो सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप वीडियो को सुन रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, नोट डाउन करिए जो ऑलरेडी आपके सामने पॉइंट्स जो कि वैसे ही बहुत क्रिस्पली आपके साथ शेयर करे गए हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे तो आप एक कॉपी बना सकते हैं, उसी एक कॉपी में आप GS1 का सेक्शन अलग से, GS2 का अलग से, GS3 का अलग से या GS4 का अलग से, या चाहे तो आप अपने 4 रजिस्टर्स बना सकते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल मेकिंग डिजिटल नोट्स, वो भी आपका अपनी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, फोकस हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे अपने टॉपिक्स को कवर करने, यूटिलाइजिंग दीज एडिटोरियल्स। तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा। प्लीज नोट, टेलीग्राम ग्रुप जो है दिस इज नॉट मेंट फॉर एनी गॉसिप्स और फॉर एनी स्पेकुलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ जो बातें हैं एडिटोरियल्स आंसर राइटिंग के टुवर्ड्स ओरिएंटेड ही रखें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पीयर टू पीयर रिव्यू भी कर रहे हैं, मैं भी कमेंट्स भी देख रहा था। पीयर टू पीयर रिव्यू आप करते रहिए, एनीथिंग रिलेटेड टू द एडिटोरियल्स, एनीथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एडिटोरियल्स, उसके ऊपर डिस्कशन करिए। अब वहां पे किसी और अकेडमी के नोट्स शेयर करने की जरूरत नहीं है कि अभी किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन है, किसी का मैथ्स ऑप्शन है, ये है वो है, वो सब बातें हम यहाँ पे ना करें। जिस पर्पस के लिए ग्रुप बनाया गया उस पर्पस को ही हम एम्फसाइज करें।
और यहां पे हम हर एक आंसर पे दोस्तों फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो बेस्ट आंसर होगा अमंगस्ट ऑल दी आंसर्स जो हमारे पास उस दिन के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक आएंगे, तो वो हम बेस्ट आंसर अपने वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज का भी जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका बेस्ट आंसर किस स्टूडेंट का था, ठीक है। और जो बच्चे कंसिस्टेंटली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनको स्लीपी क्लासेस की तरफ से गुडीज भी मिलेंगे, गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि आज आपको जोश चढ़ा तो आपने 2-3 दिन आंसर्स लिखने शुरू कर दिए, बाद में फिर आप भूल जाएं इस चीज को। तो कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन आपकी वो भी देखी जाएगी। तो दोस्तों आज का बेस्ट आंसर है सुमित भारद्वाज का। तो ये हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं, काफी एक्टिवली हमारे वीडियोस को पहले भी देखते आ रहे हैं और काफी अच्छा लिखते हैं। मैं इनफैक्ट देख रहा था सुमित काफी अच्छा फीडबैक भी दे रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो पीयर टू पीयर रिव्यू की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने अपना आंसर प्रेजेंट करा है। डेफिनेटली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन का एसेंस ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ भी पाए हैं। सबसे अच्छी बात तो ये आंसर आप पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें सुमित का आंसर भी आपके सामने होगा। तो और यहां पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या कि वे फॉरवर्ड में इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कि कैसे हम ब्यूरोक्रेसी को और अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो मिशन कर्मयोगी की बात करें, फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी भी मेंशन करी हुई है, ठीक है। तो इस तरह के जो आंसर्स है ना, इस तरह के आंसर्स जो है आपके इस तरह का जो कंटेंट है वो आपके आंसर्स को थोड़ा डिफरेंट दिखाता है। एट द एंड हमने मार्क्स लेने हैं, 2-2, 3-3 नंबर भी हर एक क्वेश्चन में अगर हमारे एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाएंगे दैन दी एवरेज स्टूडेंट, तो देखिए वहीं पे हमारी बात बनती है। रैंक हमने निकालना है, एवरेज 4 बातें तो हर कोई लिख देगा, ठीक है, करप्शन है, ये है, वो है, रेड टेपिज्म है, वो जेनरिक बातें हो जाती है, थोड़ा सा स्पेसिफिक भी लिखना होता है। तो इनका आंसर काफी अच्छा लगा, आप ये आंसर पढ़ सकते हैं जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। सो वेरी वेल डन सुमित। और 2 बच्चे और थे, मनमीत मैम ने कहा था, एक तो मरियम है और एक वाकिफ है, उन्होंने भी काफी अच्छा आंसर लिखा था, लेकिन सुमित का आंसर काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इस करके हमने ये शेयर किया। सो वेरी वेल डन गाइज, कीप अप। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। तो पहला आर्टिकल है जी, विशेष डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फॉरेन पॉलिसी शॉक्स। अब देखिए यहां पे क्या बात हो रही है, देखिए दोस्तों यहां पे कंटेक्स्ट क्या है। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, नुपुर शर्मा जो है, जो कि बीजेपी के मेंबर हैं, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, नुपुर शर्मा ने एलिजिडली किसी डिबेट में कुछ ऐसी बात कही थी जो डेरोगेटरी थी रिगार्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद, और उन्हीं की बात को एंडोर्स किया था नवीन कुमार जिंदल ने अपनी ट्विटर के किसी ट्वीट के ऊपर। अब हुआ क्या कि इस एक्टिविटी के चलते दोनों को ही, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को एक्सपेल कर दिया गया बीजेपी में से। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, अब चलो उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स तो दे दिए प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, लेकिन इसके बाद हमने देखा बहुत एक ज्यादा सीरियस बैकलैश देखने को मिला, खास करके फ्रॉम द गल्फ मोनार्कीज, द गल्फ रीजन, ठीक है, बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिला, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये बात एक समझने को ये भी है, अभी पीछे न्यूज में भी काफी बात आई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को लेके, कुवैत है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था इंडिया को कि ऐसे आपके यहाँ पे जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे धर्म के बारे, मुस्लिम धर्म के बारे बुरी बातें क्यों बोलते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे बुरी बातें क्यों बोलते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये भी समझने को आता है कि ये जो देश है, अब चलो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं गल्फ स्टेट्स के साथ, अरब स्टेट्स के साथ, बट ये हमको सिखाएंगे कि टॉलरेंस क्या होती है, इनकी खुद की कंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड है। सेक्टेरियन वायलेंस तो यहाँ पे भी बहुत है, सुन्नी शिया वायलेंस तो इन कंट्रीज में भी बहुत देखने को मिलता है, तो दूध के धुले तो ये भी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, अब ये हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे हैं ये कह के कि भाई आप हमको सिखाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन अपनी गलती माननी चाहिए, हमको अपनी गलती भी माननी चाहिए कि हम ऐसा क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। कम्युनल वायलेंसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। पीछे आपने रामनवमी में भी देखा था कितने ज्यादा कम्युनल वायलेंसेस अक्रॉस दी लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ कंट्री हो रहे थे, ठीक है। तो चाहे वो बैंगलोर है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, तो हमने देखा पीछे काफी इस तरह के इंसिडेंट काफी इस तरह के इंसिडेंट हमारे सामने आ रहे थे, ठीक है। बुलडोजर पॉलिटिक्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि हेट स्पीच की अगर हम बात करें, अब इस तरह की स्पीच, ऐसा कोई बात बोलना अगेंस्ट अ सर्टेन कम्युनिटी, ठीक है, जिससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है, विच कैन इंस्टिगेट वायलेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्या अब इस मुद्दे को हमको सीरियस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कब तक हम हेट स्पीच के मुद्दे को एक इंटरनल मैटर की तरह एड्रेस करते रहेंगे? देखिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत डिप्लोमेसी है, बहुत लंबे साल की मेहनत लगी कि हमारे जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो सके, हमारे रिश्तों की जो बुनियाद है वो और मजबूत हो सके, स्पेशली विद द गल्फ मोनार्कीज। कितने सारे लोग हैं हमारे जो वहां पे काम करते हैं, कितना तेल हम वहां से मंगाते हैं, है ना। तो इस करके ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो गल्फ रीजन है दैट मैटर्स टू इंडिया क्वाइट अ लॉट। तो हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स द गल्फ रीजन, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द गल्फ रीजन, ये बात समझनी जरूरी है। अब डिफेंडिंग कॉन्ट्रडिक्शंस, देखिए हमको क्रिटिसिज्म तो अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्री से भी बहुत सुनने को मिलती है, ठीक है। इंडिया को बहुत ज्यादा प्रीच किया जाता है डेमोक्रेसी के बारे, इनटॉलरेंस के बारे, कि यहाँ पे जो रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, सिविल लिबर्टीज नहीं है। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका के जो कि एसी रूम्स में बैठ के रिपोर्ट्स लिखते हैं इंडिया के बारे, ऐसी बातें बोलते हैं कि जी इंडिया को डेमोक्रेसी के बारे नहीं पता, सिविल लिबर्टीज के बारे नहीं पता, इंडिया अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए लेकिन बात ये समझिए कि भाई हमने अपने आप को डिफेंड करा है, तो ये जो दूध के धुले हैं क्या,
अमेरिका में क्या इनटॉलरेंस नहीं है? क्या अमेरिका में सिविल लिबर्टीज का डिसरिगार्ड नहीं होता? अब देखिए वहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर का कैंपेन चला था, डोनाल्ड ट्रंप के चलते कितना रेसिज्म देखने को मिला था, तो हमने तो कुछ नहीं कहा ना। अब उनका अपना इंटरनल मैटर है, तो वो कौन होते हैं हमको कहने वाले? तो हमने स्टैंड लिया है अगेंस्ट दिस वेस्टर्न हिपोक्रेसी, ठीक है। और हमने देखिए, हमको क्रिटिसिज्म सिर्फ अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से नहीं, लेकिन हमको क्रिटिसिज्म हमारे नेबरहुड की अगर हम बात करें, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यहां से भी देखने को मिला है। ऑल्दो ये जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज होगी, चलो इनको हम कहते हैं कि कॉलोनियल कंट्रीज हैं, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं, चलो ये सेम बात हम पाकिस्तान को या श्रीलंका या नेपाल को नहीं कह सकते हैं, बिकॉज ये तो खुद फॉर्मर कॉलोनीज थी। अब यहां पे जब बात पाकिस्तान श्रीलंका की हो ही रही है, तो यहां पे एक्सट्रीमिज्म की भी बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो टेररिज्म को यूटिलाइज करता है एज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी कि पाकिस्तान के लिए तो जो टेररिज्म है, दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब उससे उसकी जो प्रॉब्लम है, जो एक्सट्रीमिज्म जो पाकिस्तान में है, दैट हैज स्पिल ओवर इफेक्ट्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, स्पेशली इन इंडिया एज वेल। उससे तो हम भी लड़ रहे हैं। तो चाहे पाकिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, अब श्रीलंका में भी 30 साल 30 इयर्स लॉन्ग सिविल वॉर चला था, ठीक है, तो इंडिया ने काफी हेल्प भी करी थी। राजीव गांधी अनफॉर्चुनेटली पेड अ प्राइस फॉर दैट आल्सो। तो हमने देखिए, अब जब भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे नेबरहुड में हुए हैं, चाहे वो श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, चाहे वो म्यांमार है, इंडिया ने एक्टिवली हेल्प करा है और इंडिया ने सफर भी किया है, ठीक है। अब बात ये समझनी जरूरी है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं, जो थोड़े एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करते हैं, कम्युनल डिसहार्मनी प्रमोट करते हैं, वो इंडिया में भी हैं। लेकिन फिर भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये जो एलिमेंट्स हैं, ये डोमेस्टिकली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। इनके जो इफेक्ट्स हैं, इनके जो रैमिफिकेशंस हैं, वो अक्रॉस द बॉर्डर स्पिल ओवर नहीं कर रहे हैं, अनलाइक पाकिस्तान होम ग्रोन एक्सट्रीमिज्म। पाकिस्तान में भी देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो खफा हैं, जो बहुत परेशान है एक्सट्रीमिज्म से, ठीक है। लेकिन वो एक्सट्रीमिज्म का जो कल्चर है सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वो अक्रॉस द बॉर्डर्स भी सीमित है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज है, अभी तक तो टचवुड नहीं स्पिल अक्रॉस करा ओवर द अदर कंट्रीज। लेकिन क्या हम वेट करेंगे कि जो एक्सट्रीमिज्म हमारे देश में हो रहा है कि वो स्पिल अक्रॉस करे टू द अदर कंट्रीज? डू वी वांट दैट? प्रॉब्लम कहां पे शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्सट्रीमिज्म को टॉलरेट किया जाता है बाय द रूलिंग पार्टी। तो चाहे वो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, तो इस एक्सट्रीमिज्म को टॉलरेट करना ही क्यों? व्हाई टू वेट फॉर दैट मोमेंट कि भाई यहां पे अभी हम चलो इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस है, चलो हेट स्पीच इंटरनल मैटर है, ये अभी तक अक्रॉस दी बॉर्डर स्पिल ओवर नहीं किया। व्हाई टू वेट फॉर दैट? थोड़ी शर्म की बात तो है ना कि जो गल्फ मोनार्कीज हैं, चलो वो जैसे मर्जी हो, वहां पे जैसा मर्जी सेक्टेरियन वाले हों, लेकिन हमारे संबंध उनके साथ काफी अच्छे थे, तो व्हाई हिट बिलो द बेल्ट? नॉट हिटिंग बिलो द बेल्ट। देखिए, इंडिया के जो रिलेशंस है वेस्ट एशिया के साथ 2014 के बाद जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो बहुत गहरे हुए हैं, बहुत जो हमारे संबंध है बहुत ज्यादा डीपन हुए हैं, स्ट्रेंथन हुए हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे अगर हम गल्फ रीजन की बात करें तो वो इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी देता है ओवर पाकिस्तान। इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट इमरान खान आल्सो फेस्ड अ बैकलैश। दैट लुक, इमरान खान को ये सुनने को मिला था, क्रिटिसिज्म सुनने को मिला था, दैट अगर गल्फ मोनार्कीज के साथ जो रिश्ते पाकिस्तान के साथ इतने गहरे थे, इतने अच्छे थे, अब वो नहीं रहे थे इमरान खान जब तक प्राइम मिनिस्टर थे, अब इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। अब गल्फ रीजन की बात करें, चलो अभी तक तो जो डोमेस्टिक इंडिया में, जो डोमेस्टिक स्पेस में जो इंडिया में हो रहा था, चलो चाहे बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात करें, टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स की बात करें, उनके घरों को बुलडोज करना, उनकी दुकानों को बुलडोज करना, बिकॉज देखिए अब एक सर्टन कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा था, चाहे वो अगर हम जहांगीरपुरी की बात करें, ठीक है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो कर्नाटका में हुआ था रामनवमी के टाइम पे, हनुमान जयंती के टाइम पे, तो अभी तक तो जो गल्फ रीजन है वो इस बातों को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन क्या ये पॉसिबल रहेगा कि जो हमारी जो डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, कि हम कब तक कंट्रोल कर पाएंगे? मैं बात वही करता हूं, कैन वी इंश्योर दैट देयर विल बी नो स्पिल ओवर आउटसाइड द बॉर्डर्स? दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर द डिप्लोमेसी एज वेल एज फॉर द पॉलिटिकल क्लास ऑफ द कंट्री। वेस्ट एशिया इज नॉट वेस्ट, तो यहां पे वेस्ट एशिया यानी कि आपके जो गल्फ मोनार्कीज है, जो गल्फ रीजन है, अरब रीजन है, दैट इज नॉट वेस्ट, यानी कि यूएस, यूरोपियन यूनियन। अब हमको जरूरत है अमेरिका की भी, यूरोपियन यूनियन की भी। आज हम इंडो पैसिफिक में अगर हमने चाइना को कंटेन करना है, उसके लिए हमको बहुत जरूरत है अमेरिका की। अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनके साथ हमको रिश्ता बिगाड़ना चाहिए। और सर्टनली जो हम गल्फ रीजन की बात करें, वो शायद इतना एडवांस नहीं है जितने एडवांस्ड अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है। बट देखिए, अगर हम गल्फ रीजन की बात करें तो शायद जो गल्फ रीजन है हमको उसकी ज्यादा जरूरत है। इंडिया नीड्स द वेस्ट एशियन स्टेट्स मोर दैन दे नीड इंडिया। देखिए, हमारी एनर्जी नीड्स, हमारी अपनी ऑयल नीड्स की अगर हम बात करें, हम कितना सारा ऑयल वहां से इंपोर्ट करते हैं, कितने सारे लेबरर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं, कितने सारे हमारे भाई हैं जो केरला से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से वहां पे काम करने जाते हैं, ठीक है, कितना वो पैसा यहाँ पे अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। तो हमारे लिए गल्फ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी कैनॉट अफोर्ड टू टेक अ पंगा विद दिस रीजन, वी कैनॉट अफोर्ड टू बी डिफाइंड।
हम ये एटीट्यूड के साथ इस रीजन को अप्रोच नहीं कर सकते कि भाई आप कौन होते हो हमको सुनाने वाले, तुम अपने घर में देखो आपके यहाँ पे कितना सेक्टेरियन वायलेंस होता है। ये बात हम अमेरिका को कह सकते हैं, हम फ्रांस को कह सकते हैं, लेकिन ये बात अगर हम गल्फ रीजन को कहेंगे तो ये हमको इसका जो कॉन्सिक्वेंस है काफ़ी भारी देखने को मिल सकता है। तो इस करके हमको अपना रिलेशन यहाँ पे थोड़ा बेटर करना बहुत ज़रूरी है। इस डिस्टर्बेंस को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को ज़्यादा ये स्पिल अक्रॉस ना करे अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो ये बात इंश्योर करना पॉलिटिकल क्लास के लिए भी और इवन फॉर द डिप्लोमेसी बहुत क्रिटिकल है। अगला आर्टिकल, तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हम फेक एनकाउंटर कल्चर के बारे। ये आर्टिकल खुद जिसने लिखा है ये एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, एमपी नाथनएल। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए कंटेक्स्ट जो है इस आर्टिकल का वो ये है, एक फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट के वीएस सिरपुरकार, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। 2019 में हैदराबाद में एक बहुत हॉरिफिक गैंग रेप केस हुआ था, 10 लड़के इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। सो दे हैड गैंग रेप्ड अ वेट डॉक्टर, ठीक है। तो ये काफ़ी बुरी न्यूज़ थी और इसके चलते क्या हुआ था कि जो पुलिस जो कर्मचारी थे उन्होंने एक फेक इनकाउंटर में 4 युवाओं को मार दिया था, बहुत बेरहमी से मारा था। देखिए अब इन्होंने क्राइम करा, वो बात गलत जरूर है, ठीक है। बहुत हॉरिफिक क्राइम था, गैंग रेप था, वो बिल्कुल सही बात है कि वो बहुत गलत क्राइम था, लेकिन लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। पुलिस को कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत है। अब आज सिद्धू मूसेवाले को पंजाब में जो हत्याकांड हुआ है, जो आज सिद्धू मूसेवाले को जो गोली मारी थी 29 मई को, अब आज अगर उसके जो हथियारे पकड़े जाते हैं, डजंट मीन कि जो पुलिस है या जो लोग हैं वो सड़कों पे आके उनको मारना शुरू कर दें। कानून नाम की भी चीज़ है ना, रूल ऑफ लॉ, एक रूल ऑफ लॉ नाम की भी चीज़ है। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ठीक है, हमको पता है कि वो दोषी हैं, तो ठीक है उनको वहाँ पे प्रूव होने दो, उनके अगेंस्ट सबूत इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो चाहे अगर हम ये गैंग रेप केस की भी बात करें, उनके अगेंस्ट बहुत सारे सबूत हैं, तो वहाँ पे वो जुडिशरी में प्रूव हो जाएगा। लेकिन फेक एनकाउंटर कल्चर प्रमोट करना क्या वो एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है कि नहीं, सवाल यहाँ पे ये खड़ा उठता है। तो चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो पंजाब है, इस तरह का फेक एनकाउंटर कल्चर हमने बहुत देखा है, क्या वो सही बात है? ठीक है, चलिए आगे बात करें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की। देखिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है ना, दिस वेरी थिंग गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। ठीक है, यहाँ पे हम अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, हम अपने आप को लैंड ऑफ गांधी कहते हैं, लैंड ऑफ बुद्धा कहते हैं। तो लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। पुलिस को अपने हाथों में कानून लेने की जरूरत क्या है? और देखिए आमतौर पर जो एनकाउंटर में इन्वॉल्व होते हैं वो लोअर रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कांस्टेबल लेवल के हो, एएसआई हो, एसआई हो या इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हो, जो सीनियर ऑफिसर होते हैं। यानी कि अगर मैं डीवाईएसपी एंड अबव बोलूं, ठीक है, वो ऑर्डर करते हैं कांस्टेबल्स को, हेड कांस्टेबल्स को कि उसको मारना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन पनिशमेंट तो उनको नहीं मिलती है, जबकि ऑर्डर्स वो पास कर रहे हैं। पनिशमेंट किसको मिलती है? कंप्लेंट जो फेक एनकाउंटर की आती है वो किसके रिगार्डिंग आती है? जो लोअर रैंक पे जो ऑफिसर्स काम करते हैं, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर लेवल तक। तो जो कंप्लेंट्स हैं ऑफ द फेक एनकाउंटर्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड ऑन द टॉप प्रायोरिटी, स्पेशली जो टॉप ब्रास के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पे कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात होती है। देखिए जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरीज होती हैं वो लोकल मजिस्ट्रेट्स कंडक्ट करते हैं, लेकिन लोकल मजिस्ट्रेट्स को इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए बहुत असिस्टेंस पुलिस भी देती है। तो वही पुलिस जो कि इन्वॉल्व होती है फेक एनकाउंटर में, वही पुलिस यहाँ पे लोकल मजिस्ट्रेट्स को भी असिस्ट करती है। लेकिन अब पुलिस जो है डेफिनेटली इस इंक्वायरीज को मैनिपुलेट भी करती है, ठीक है, और क्लीन चिट दे देती है अपने बंदों को, अपने अफसरों को, कि भाई इन्होंने किसी का ये फेक एनकाउंटर नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कहानी बना दी है ना। अब सजेशन की यहाँ पे बात करें तो इस आर्टिकल में सजेशन क्या दिया गया है कि भाई आप नॉमिनेट क्यों नहीं करते मजिस्ट्रेट्स को दूसरे स्टेट में से, दूसरे राज्यों में से, जिनका क्रेडिबल रिकॉर्ड भी है और जो कि इम्पार्शियली और बहुत फेयर तरीके से काम करेंगे, रिपोर्ट अच्छी तरीके से बनाएंगे। अब यहां पे इस आर्टिकल में जो कॉलमनिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन को थैंक्स कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करता तो शायद आज जो पुलिस कर्मचारी इन्वॉल्व थे 4 युवाओं को मारने के लिए, तो शायद आज वो जो पुलिस कर्मचारी है उनको जेल में ना डाला जाता, ठीक है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई ना की जाती। तो इस करके थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से जुडिशरी को आगे भी आने वाले टाइम में जहां जहां पे फेक एनकाउंटर कल्चर ज्यादा प्रमोट हो रहा है तो जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इस तरह का जंगल राज नहीं चल सकता। और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जिन पुलिस कर्मचारियों को फेक एनकाउंटर में इंडिक्ट किया जाता है, जिन पुलिस कर्मचारियों के अगेंस्ट फेक एनकाउंटर की जो फाइल है वो करी जाती है, उन्हीं पुलिस कर्मचारियों को बहुत गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो इस आर्टिकल में जो कॉलमनिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर लेवल के हों, चाहे वो एसएसपी लेवल के हों, चाहे वो डीआईजी लेवल के हों, उनको गैलेंट्री अवार्ड्स नहीं देने जाने चाहिए और उनको अगर गैलेंट्री अवार्ड्स मिले तो वो वापस ले लेने चाहिए। कंक्लूजन क्या निकलता है? तो क्राइम रेट कम करना, क्या हम इंकरेज करके फेक एनकाउंटर्स को, क्राइम रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्राइम रेट को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे किलिंग अनआर्म्ड पीपल, हेल्पलेस सस्पेक्ट्स इज कावर्डाइज, ठीक है, ये तो कमजोरी की बात है, इसमें तो कोई बहादुरता की बात नहीं है, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति इन्वॉल्व है किसी क्राइम में, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। वो बात जुडिशरी प्रूव करेगी, वहां पे कोर्ट कचहरी में बात प्रूव हो जाएगी। क्या हम चाहेंगे कि हमारी जो कंट्री है दैट शुड बी रूल्ड बाय क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म?
और जुडिशरी साइलेंटली हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे, हम ये नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की 2011 की एक रूलिंग थी, मार्कंडे कटजू जो कि जज थे उस टाइम पर, उन्होंने ये बात कही थी कि जो पुलिस कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फेक एनकाउंटर्स उनको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करी जानी चाहिए। तो यहाँ इस लेवल की बात भी करी गई थी यहाँ पे। चलिए अगला आर्टिकल, डीलिंग विद द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम इज नॉट इजी। तो देखिए दोस्तों, IPEF को लेकर ना 25 मई के एडिटोरियल एनालिसिस में भी काफी डिटेल में मैंने बात करी थी, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं 25 मई वाले वीडियो को। उस टाइम पे प्रीलिम्स चल रहे थे, तो आई एम श्योर बहुत सारे आप में से बहुत सारे तब एडिटोरियल्स नहीं देख रहे थे, मेंस की तैयारी तब नहीं कर रहे थे, प्रीलिम्स पास में थे। लेकिन IPEF बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था? बिकॉज अभी क्वाड की मीटिंग हुई थी, टोक्यो में क्वाड की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे IPEF का आइडिया प्रमोट करा गया था। ये किसका आइडिया? IPEF का, अमेरिका का आइडिया है। अमेरिका ने आइडिया क्यों दिया IPEF का? ठीक है, इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करने की इच्छा जताई है, ताकि कैसे अमेरिका काउंटर कर सकता है जो आपका जो TPP है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो ब्लॉक है, और जो कि अब TPP किसी ज़माने में अमेरिका भी TPP में था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं 2017 में, तो वो अपने आप को अमेरिका को TPP में से बाहर निकाल लेते हैं, ये कह के कि TPP में जो अग्रीमेंट्स हैं, जो ट्रेड एंड टैरिफ अग्रीमेंट्स हैं, वो थोड़े फेवरेबल नहीं है अमेरिकन वर्कर्स के लिए, अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ के लिए। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट, कि अमेरिकन को प्रमोट करना है, अमेरिकन वर्कर्स को प्रमोट करना है, उनकी नौकरियां बचानी है, तो उनको ये लगा कि भाई इस ब्लॉक में आके अमेरिका का कोई भला नहीं होने वाला। तो हालांकि बैरक ओबामा बहुत कीन थे TPP का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने TPP से विड्रॉ कर लिया। अब ये TPP क्या बन गया? TPP बन गया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर TPP, यानी कि CPTPP। अब चाइना ने भी अपनी यहाँ पे इच्छा जताई है CPTPP में मेंबरशिप हासिल करने के लिए। और एक और ब्लॉक है, ठीक है, आपका रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि इंटायरली चाइनीज लेड है, जो कि इंटायरली चाइनीज डोमिनेटेड है, ठीक है, विच इनफैक्ट हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ, द 1 जनवरी 2022। अब यहां पे बात ये आ रही है कि इन दोनों ब्लॉक्स को, क्योंकि यहां पे इंडो पैसिफिक की बात आ रही है, तो TPP और RCEP में दोनों ये जो ब्लॉक्स हैं, यहां पे इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज काफी इन्वॉल्व हैं। अब अमेरिका कैसे काउंटर कर सकता है? चलो, अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज की तो बात कर ही रहा है, चाहे वो ताइवान को हो, चाहे वो वियतनाम का हो, चाहे वो फिलीपींस को हो। हमको ये भी पता है कि चलो चाइना का जो अग्रेशन है, चाइना के जो मस्कुलर डिप्लोमेसी है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो चलो, सिक्योरिटी अलायंसेज और सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करना अमेरिका तो कर ही रहा है, बट दैट कैनॉट गो इन आइसोलेशन। अमेरिका को इकोनॉमिक गारंटीज और इकोनॉमिक पैक्ट्स भी साइन करने पड़ेंगे विद दीज कंट्रीज, बिकॉज इन सब देशों का ये जो इकोनॉमिक पैक्ट्स हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, चाइना के साथ बहुत स्ट्रेंथेंड है। उनको काउंटर करने के लिए अमेरिका को अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी कुछ और भी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे इन सब देशों को, फिलीपींस को, वियतनाम को, ताइवान को, इवन इंडिया को, कि कुछ इंकरेज मिले, कुछ इंसेंटिव मिले कि हाँ भाई वो भी अमेरिका के लेड ये इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब अगर हम जो बाइडेन की एशिया विजिट की बात करें, वो साउथ कोरिया गए थे, सैमसंग की फैसिलिटी में वहां पे गए थे। काफी इंटरेस्ट दिखाया जो बाइडेन ने, स्पेशली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज को लेके, सेमीकंडक्टर चिप्स टेक्नोलॉजीज को लेके, कि कैसे इसको और इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सकता है। सप्लाई चेन रेजिलियंस की वहां पे बातें करी गई थी, ठीक है, बिकॉज अभी देखिए अभी भी सप्लाई चेन चैलेंजेस अभी भी चल रहे हैं, ऑल्दो वी कमिंग आउट ऑफ द पैंडेमिक, बट देन वी आर ऑल्सो सीइंग द रशिया यूक्रेन वॉर, एंड डेफिनेटली देयर आर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स स्टिल, which is hampering the growth, which is still hampering the global economic growth as well right now, and that is leading to double-digit inflation in most of the emerging economies as well. Now, अब जब जो बाइडेन आए थे, एशिया आए थे, टोक्यो में क्वाड समिट के लिए आए थे, उसी टाइम पे रशिया और जो चाइना के जो फाइटर जेट्स थे, दे वर आल्सो कैरिंग आउट जॉइंट फ्लाइट्स ओवर द सी ऑफ जापान एंड द ईस्ट चाइना सी, ठीक है। अब याद करिए, आपको क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में ईस्ट चाइना सी से लेके, है ना, जापान और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है सेनकाकू आइलैंड्स को लेके ईस्ट चाइना सी में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, जब हम बाइडेन की एशिया विजिट की बात करें, तो यहाँ पे हम चाइना और ताइवान की टेंशन की भी बात करें, ठीक है। तो चाइना का ये कहना है कि भाई वन चाइना पॉलिसी, कि भाई जो ताइवान है, हांगकांग है, वो चाइना का ही हिस्सा है, मेनलैंड चाइना का ही हिस्सा है। अब चाइना और ताइवान के डिस्प्यूट के चलते, जो कितने सालों से चलता रहा, 1949 से चलता आ रहा है, ठीक है, ताइवान का ये कहना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना का, ठीक है, ताइवान में जो ROC की हम बात करते हैं, तो ताइवान का ये कहना है कि जो मेनलैंड चाइना है वो ROC के अंडर होना चाहिए। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनका ये कहना है कि जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है। बहरहाल चाइना ने ये बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर भी करी हुई है कि भाई जो कंट्री इंडिविजुअली डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ बनाएगा, उस कंट्री के साथ हम, यानी कि चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कोई भी किस्म का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है, ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979, ठीक है, ये यूएस के कांग्रेस ने पास किया था, ठीक है, यूएस के सेनेट में पास होता। तो इस एक्ट के चलते अमेरिका ने क्या कहा था कि वी शैल प्रोवाइड ताइवान विद आर्म्स ऑफ अ डिफेंसिव कैरेक्टर, अगर चाइना और ताइवान के बीच में कोई लड़ाई होती है। लेकिन ये लॉ साइलेंट है कि भी क्या यूएस इन्वॉल्व होगा मिलिटरीली, क्या यूएस मिलिटरीली इंटरवीन करेगा ताइवान को डिफेंड करने के लिए। आज ये बात जरूरी क्यों उठ रही है? बिकॉज आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते ताइवान को, वियतनाम को, जापान को भी इस बात की टेंशन है कि जैसे आज रशिया ने यूरोप में एग्रेशन दिखाया है, पूरा यूरोप हिला हुआ है, पूरा यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हिला हुआ है, जैसे रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है, कल को अगर चाइना
ताइवान को इन्वेड करता है तो क्या ताइवान को डिफेंड करने के लिए कोई देश होगा साथ में? क्या अमेरिका ताइवान के साथ होगा? तो ये बातें यहां पे उठाई गई हैं। तो जो बाइडेन ने अभी इस बार फिर बोला कि हम ताइवान को असिस्ट करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है, अगर चाइना ताइवान के ऊपर इन्वेड करता है, लेकिन क्या अमेरिका मिलिटरली इंटरवीन करेगा ताइवान में? सवाल ये उठता है। तो जब अगर अमेरिका इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि वो मिलिटरली इंटरवीन करेगा, तो फिर क्या इंसेंटिव है इन सब कंट्रीज के लिए कि वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन करें? तो यहां पे कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं जो ईस्ट एशिया में आते हैं। साउथ कोरिया और जापान की बात करें, उनका काफी ज्यादा 36 का आंकड़ा रहता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो। चाइना की मैरिटाइम डोमिनेंस और एग्रेशन की हम बात करें, ठीक है, चाइना और जापान की कन्फ्रंटेशन है, ये भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली संडे को। सो अगर हम चाइना और जापान की कन्फ्रंटेशन की बात करें ओवर द सेनकाकू आइलैंड्स, तो सेनकाकू आइलैंड्स को चाइना दयायू आइलैंड्स भी कहता है, ईस्ट चाइना सी में है। उसके बाद 6 देश हैं, ठीक है, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनाई, जो कि इन्वॉल्व है ओवर द डिस्प्यूट ऑफ स्प्रैटली आइलैंड। तो स्प्रैटली अगर आर्किपेलागो की मैं बात करूं, ये इट इज अ ग्रुप ऑफ 18 आइलैंड्स और यहाँ पे वास्ट रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस भी पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं मैप भी दिखा देता हूँ और इसमें 6 देश इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड एरिया आता है ईस्ट एशिया, जो अगर हम ईस्ट एशियन रीजन की बात करें तो इसमें बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो कि इस आर्किपेलागो को लेकर इन्वॉल्व है। इस आर्किपेलागो में जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं उसको लेकर इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे ये कुछ बातें चिंताओं की है। अब IPA फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे 4 पिलर्स आ जाते हैं। एक तो आपका डिजिटल ट्रेड, दूसरा सप्लाई चेन रेजिलियंस, कि कैसे हम इन द वेक ऑफ कल को जाके कोई ऐसे फिर से प्रॉब्लम हो, कोई शॉक हो, कोई क्राइसिस हो, कोई पैंडेमिक हो, तो कैसे हम अपने सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बना सकते हैं, कैसे हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत कम होनी चाहिए, ये सब की बात करी गई थी। ग्रीन एनर्जी की बात करी गई है, फेयर ट्रेड की बात करी गई है। लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है ये किस क्लैरिटी से, किस तरह से ट्रेड और टैरिफ्स के इश्यूज को एड्रेस करेगा, इस बात की क्लैरिटी नहीं है। चाइना के जो नेबर हैं वो क्या चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि चलो सिक्योरिटी गारंटीज तो अमेरिका हमको देने को तैयार है, लेकिन जो इकोनॉमिक लिंकेजेस हमारे चाइना के साथ बने हुए हैं हम उसको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? बिकॉज सी, इन सब देशों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो चाइना को डिस्टर्ब करके अमेरिका के साथ में रिलेशन बनाए। चलो अब इसी कारण ये जो अब तो अमेरिका का चलो मोटिव है कि चलो IPF बनाने से RCEP को काउंटर होगा, CPTPP को काउंटर होगा, लेकिन ये सारे जो देश हैं ये आज RCEP को तो नहीं छोड़ देंगे ना। ये सारे देश तो चाहेंगे कि अमेरिका के साथ भी हमारी अच्छी बनी रहे, चाइना के साथ भी अच्छी बनी रहे, ठीक है। चाइना का जो अग्रेशन है एशिया में, नो डाउट, अगर हम बात करें यूरोपियन अग्रेशन इन अगर हम बात करें रशियन अग्रेशन इन यूरोप में, तो दैट हैज डेफिनेटली नॉट बिन एबल टू। अब देखिए हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो रशिया ने एग्रेशन यूरोप में दिखाया है उससे यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन एशिया में जो चाइना अग्रेशन दिखा रहा है, बिकॉज अमेरिका ने ये बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर रखी है दैट मेरा फोकस इंडो पैसिफिक में है। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि जो बाइडेन अनाउंस्ड अ वेरी हरिड विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान एज वेल। तो लेकिन चाइना का जो अग्रेशन एशिया में है उसके चलते अमेरिका और ज्यादा मजबूत हो रहा है और अमेरिका की जो गारंटी है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, टुवर्ड्स बीइंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द ईस्ट एशियन रीजन, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रही है। लेकिन ईस्ट एशियन इकोनॉमीज भी बहुत इंटरेस्टेड है कि वो एट द सेम टाइम चाइना के साथ भी अपने इकोनॉमिक लिंकेजेस को मेंटेन रखें। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट एडिटोरियल जो है, होस्ट ऑफ क्रूशियल इश्यूज टू डोमिनेट द WTO मीट। तो दोस्तों 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, विच इज स्टार्टिंग ऑन द जून 12, तो ये जून 15 तक रहेगी। MC यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है ऑफ द WTO। अब जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, दिस इज टेकिंग प्लेस अमिड्स the backdrop of Russia-Ukraine war and obviously amidst the lockdowns which is there in China, because aftershock of pandemic की बात करें, अभी भी चाइना में लॉकडाउन लगे हुए हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो अभी भी बहुत स्ट्रेस्ड है, ठीक है। अब इस सब के दौरान एक 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही WTO की। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो लास्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 2017 में हुआ था, ठीक है। तो ये 5 साल के बाद मीटिंग हो रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो यहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे और जो डिस्कस होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 ऐसे मुद्दों की बात करूंगा जो यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो है फिशरीज, तो यहाँ पे ओवर फिशिंग और सब्सिडीज की बात करी गई है। ओवर फिशिंग की बात करें यानी कि जब व्हेन मोर फिश आर कॉट दैन द पॉपुलेशन कैन रिप्लेस थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, उसको हम ओवर फिशिंग कहते हैं। तो लगभग 34% ऑफ द ग्लोबल फिशरीज जो हैं दे वर ओवर फिश्ड, ये 2017 का आंकड़ा है। अब आपको पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा है, जहाँ पे वार्म करंट और आपका जो कोल्ड करंट है जब वो मीट करते हैं तो वहाँ पे जो फिश कैप्चर होता है काफ़ी अच्छा रहता है। तो चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, खास करके नॉर्डिक देशों की बात करें, या अगर हम UK की बात करें नॉर्थ सी के क्रॉस, ठीक है, या साउथ कोरिया है, जापान है, तो यहाँ पे 58% ऑफ द टोटल फिशरीज, एनुअल फिशरीज सब्सिडी दी जाती है। अब ये जो सब्सिडीज हैं जो कि एडवांस्ड इकोनॉमीज दे रही हैं, ये नॉन स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर है। अब यहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे जो सब्सिडीज ये जो एडवांस्ड इकोनॉमीज दे रही है अपने फिशरी सेक्टर को, कैसे उसको रोका
जा सकता है, बिकॉज दैट इज थ्रेटनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फिशिंग। बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इतनी एडवांस नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकती इतनी ज्यादा सब्सिडीज, इतनी हैवी सब्सिडीज अपने फिशरमैन को देना, फिशरी सेक्टर को देना। व्हाट अबाउट देम? बिकॉज डब्ल्यूटीओ तो एक प्लेटफॉर्म है ना जहां पे फेयर ट्रेड रूल्स की बात करी जाती है। अक्सर डब्ल्यूटीओ को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पे फेयर ट्रेड रूल्स की बात नहीं होती है। अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं, खास करके यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं, वो डोमिनेट करना चाहते हैं, अपने फेवर में करना चाहते हैं सारे के सारे ट्रेड रूल्स को, ठीक है। उसके बाद बहुत जरूरी है यहां पे बात करते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सच एज द परमानेंट सोल्यूशन टू द इशू ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। अब इंडिया जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग मैकेनिज्म है उसको यूटिलाइज करता है फॉर द राइस एंड वीट प्रोग्राम। तो यहां पे देखिए दोस्तों दो बातें आ जाती हैं। एक तो हमको बहुत सारा राइस और वीट प्रोक्योर करना है अपने किसान भाइयों से, उनको एमएसपी प्रोवाइड करके। डब्ल्यूटीओ का ये कहना है कि जो एमएसपी इंडिया प्रोवाइड करता है वो मार्केट प्राइस से भी कई गुना ज्यादा है। चलो मार्केट प्राइस से भी कई गुना ज्यादा एमएसपी पे हम प्रोक्योर कर रहे हैं वीट और राइस को, लेकिन उसके बाद उसको बहुत कम दाम पे हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करके बहुत कम दाम में अपने गरीबों को भी बांट रहे हैं। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चलते 80 करोड़ भारतीयों को हम फ्री में ये राशन बांट रहे हैं, आटा और चावल बांट रहे हैं, ठीक है। अब ये हम पैंडेमिक के टाइम से ही चलता आ रहा है ये सारा का सारा। अब इस करके इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे एक परमानेंट सोल्यूशन मिल सके टू दी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग मैकेनिज्म। बिकॉज हमारा ये कहना है कि देखिए हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत है, ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही कहती है कि इंडिया में 10-11% लोग हैं जो बहुत एक्सट्रीमली पुअर हैं। तो हम 80 करोड़ लोगों को क्यों हम फ्री में राशन बांट रहे हैं? बात उनकी भी गलत नहीं है। अब ये देखिए ये डिसाइड करना कि यहाँ पे कितने गरीब हैं कितने नहीं है, तो ये तो देखिए अब यहाँ पे तो डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि डेफिनेशन क्या है पॉवर्टी की। अब उसके चलते लेकिन बहरहाल इंडिया का ये स्टैंड डब्ल्यूटीओ पे रहा है कि भाई हमारी प्रायोरिटी है कि हमने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना और साथ में हमने अच्छे प्राइसेस पे फार्मर्स को भी रिटर्न देने हैं एमएसपी भी प्रोक्योर करके, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों पीस क्लॉज की बात समझ लेते हैं, बिकॉज यहां पे परमानेंट सोल्यूशन की बात करी गई थी। पीस क्लॉज क्या है? ठीक है, पीस क्लॉज के चलते इंडिया हैज बार्गेन्ड अ रिलैक्सेशन फॉर 4 years इन द डिस्पर्सल ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज फॉर द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। तो ये बात डिस्कस कब करी गई थी? 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ऑफ द डब्ल्यूटीओ जो कि बाली में करी गई थी। पीस क्लॉज क्या करता है? पीस क्लॉज इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, खास करके इंडिया के जो फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, अगेंस्ट एक्शन फ्रॉम द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। अब इस केस में अगर इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर उनकी सब्सिडी सीलिंग यानी कि अगर मान लीजिए जो वैल्यू ऑफ फूड प्रोडक्शन है अगर उससे 10% ज्यादा सब्सिडी सरकार प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो लेवल ब्रीच कर जाता है तो डब्ल्यूटीओ के जो बाकी मेंबर देश हैं वो चैलेंज कर सकते हैं इंडिया को। चलिए अब यहां पे दोस्तों जो लास्ट मुद्दा डिस्कस करने की बहुत जरूरत है वो है ईजिंग पैंडेमिक पेन। तो आपको याद होगा 2020 में देखिए नो डाउट साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने दिन रात एक करके दवाइयां बनाई, वैक्सीन बनाई। ये पहली बार हुआ है कि देखिए बीमारी सामने आई है और इतनी जल्दी कोई वैक्सीन भी नहीं बनती, कितने साल लग जाते हैं वैक्सीन बनने के लिए। लेकिन देखिए ड्यू क्रेडिट टू द डॉक्टर्स, ड्यू क्रेडिट टू द रिसर्चर्स जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके वैक्सीन बनाई, दवाइयां बनाई। लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये भी कहना था, देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे अभी बहुत सारे लोगों को सिंगल शॉट वैक्सीन भी नहीं मिला है। 2020 से इंडिया और साउथ अफ्रीका डब्ल्यूटीओ पे ये बात काफी मोबिलाइज कर रहे हैं कि क्यों ना जो पेटेंट प्रोटेक्शंस हैं, खास करके जो ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दवाइयों के, हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, फाइजर की बात करें, ठीक है, इस तरह के जो कंपनीज हैं जिन्होंने दवाइयां बनाई हैं जो कि ऑब्वियसली बहुत महंगे दाम पे भी बेच रहे हैं, उनके जेनरिक वर्जन अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में बना सकते हैं और अपने लोगों को दे सकते हैं, बांट सकते हैं, तो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे बात करेगी अगर उनके जो पेटेंट प्रोटेक्शन उनको वेव ऑफ कर दिया जाए, ट्रिप्स वेबर की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड रिस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की यहाँ पे बात करेगी कि उनको अगर वेव ऑफ कर दिया जाए। तो इंडिया बेसिकली क्या चाह रहा है? इंडिया चाह रहा है कि जनरस एप्लीकेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, यानी कि अगर एक कंपनी है ए और वो एक ड्रग बनाती है लेट्स से XYZ, तो अगर एक कंपनी बी है वो उसका जेनरिक वर्जन बनाना चाहती है XYZ ड्रग का, तो बी को ए से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना परमिशन लिए जो बी है वो जो जेनरिक वर्जन है XYZ ड्रग का वो बना सकती है। तो बेसिकली इंडिया ये चीज चाह रही है, लेकिन बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस वेवर को अपोज कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है वो आपके सामने है। डोमेस्टिक एक्सट्रीमिज्म कैन हार्म इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस इन लाइट ऑफ द बैकलैश इंडिया हैज बीन रिसीविंग फ्रॉम द गल्फ रीजन। दोस्तों इसको 250 शब्दों में आपने आंसर करना है। बाकी दोस्तों जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, तो अगर आप चाहें तो अपना इंडिविजुअल कोर्सेज का बंडल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपकी ज्योग्राफी वीक है, हिस्ट्री वीक है, लेट्स से आपकी पॉलिटी वीक है, आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स आपके फिर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको लगता है कि इंडिविजुअल कोर्सेज मेरे को चाहिए वेदर रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सोशल इशूज, सिक्योरिटी, एथिक्स, एनवायरमेंट, व्हाटएवर इट इज, तो आप अपने इंडिविजुअल कोर्सेज का बंडल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री भी चाहिए, ज्योग्राफी के साथ एनवायरमेंट भी चाहिए, तो आप वो अपना बंडल क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर इसके बारे में आपने और जानकारी लेनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके और असिस्टेंस ले सकते हैं।
सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। आंसर्स लिखते रहिए अपने। तो कल 12 बजे तक हम वेट करेंगे आपके आंसर्स की, और जो भी बेस्ट आंसर होगा वो कल शाम को 6 बजे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप काफ़ी बच्चों ने ये भी कहा था कि हिंदी में अगर इवैल्यूएशन हो सकती है, दोस्तों अभी वो पॉसिबल नहीं है हिंदी में इवैल्यूएशन करना, तो बिकॉज अभी हमारे पास हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं है जो हिंदी में इवैल्यूएट कर सके, लेकिन जब वो होगा तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। आपने हिंदी में आंसर्स लिखने, आप लिख दीजिए, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ फीडबैक उसमें देते रहेंगे। अगर किसी का आंसर हमको हिंदी में अच्छा लगा तो वो भी जरूर शेयर करेंगे, लेकिन आज से अभी क्वेश्चंस को हिंदी में डालना वो अभी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।